माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं बताइएगा। ये क्लियर है? हाँ, मैं आपको दिख रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या किस तरीके की चीजें रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हिस्ट्री की शुरुआत हो जाए। और आज हम लोग उस फेज में जाने वाले हैं जिस फेज में हम लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। हम लोग 1857 की क्रांति पढ़े, उसके बाद अब हम लोग किस में जाने वाले हैं, तो अब हम लोग जाने वाले हैं आपके ये जो है मतलब 1905 से, जो मॉडर्न इंडिया का बेसिक जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं तो 1905 से 17 पहले ये, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, धीरे धीरे करके, ठीक है ना, तो ये हम लोग किया जाएगा। हाँ, कल तो ऑफिस बंद रहेगी, कल दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा कई जगह पे चुनाव है। ठीक है, कल कई जगह पे चुनाव है, तो कल तो बंद ही रहेगी। तो ये 1905 वाले का पार्ट 1 है। वैसे तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में चल ही रहे हैं, समझ रहे हो ना, वैसे तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में चल ही रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, सर नवदीप सर को क्या हुआ, उन्होंने अचानक क्लास बंद कर दी। एक्चुअली नवदीप सर के रिलेशन में जहां तक मैं जान रहा हूँ किन्हीं का देहांत हो गया। तो सुबह 9 बजे क्लास लेने आए थे, लेकिन उनके रिलेशन में किसी का देहांत हो गया, तो इस वजह से उनको जल्दी जाना पड़ा था। इस वजह से वो शायद सुबह 9 बजे वाली क्लास को अचानक बंद किए थे, ये हुआ था जहां तक मैं जान रहा हूँ। क्योंकि नवदीप सर ने मुझसे कहा कि सर अचानक जाना, अब रेलवे रिजर्वेशन नहीं था, तो उन्होंने कहा सरकार की चाबी दो। तो हमने कहा ले जाओ भाई, फिर उनको मिल गया हालांकि रिजर्वेशन वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं सर फिर अब ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो ये हुआ था नवदीप सर के साथ, ठीक है ना, तो इसलिए वो आज क्लास नहीं ले पाए, ठीक है ना। सर आपकी एक ही क्लास बची है, कोई नहीं बढ़वा लेंगे, क्या हुआ, पढ़ाएंगे तो आराम से। चंद बोल रहे सर आपकी एक क्लास बची है, टेंशन मत लो, जितना क्लास लगेगा उतना लिया जाएगा, जब तक ठीक से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो अब आ जाओ किस मुद्दे पे आते हैं हम लोग, 1905 से 1917 शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं, तो आपके कमेंट में ऑफ कर दूं, और देखो ये जितनी चीजें हैं, ये 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल से। सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा है, और मैं इसको बारी बारी से आपको समझाना शुरू करूंगा, ठीक है ना, बारी बारी से। चलो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, सब लोग 111 लिख दें। इस 111 का मतलब होगा कि यस सर ऑडियो वीडियो क्लियर, आप शुरू करिए, हम लोग जानते हैं कि आप लिख लिख करके समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका कमेंट मैंने आपके ऑफ कर दिया, कई 111 आ भी चुके हैं। बंगाल विभाजन वास्तव में आपके मॉडर्न इंडिया से, यहीं से बहुत सारी फेजेस शुरू होते हैं, जैसे क्रांतिकारी फेज, थोड़ा आगे चल के गांधीयन फेज सब शुरू होता है। मैं आपको बताऊं कि बंगाल विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई एक दिन का नहीं था कि बस 9 जून 1905 को, जुलाई को घोषणा किए और 16 अक्टूबर को लागू कर दिए, नहीं। इसकी कहानी शुरू होती है यहां से, जब 1899 में, 1899 से लेकर के 1905 तक के लिए भारत का वायसराय था करजन। इस करजन ने, ये जो वर्जन करजन हुआ करता था, 1899 में भारत का ये वायसराय बन के आया था। और इस करजन को ये दिखता था कि बंगाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता है, सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की भावना बंगाल में चल रही है। तो फिर करजन ने क्या किया मेरे भाई, करजन ने गेम खेला। कैसा गेम खेला सर, इस करजन ने एक काम किया कि 1903 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली दरबार इतिहास में 3 बार हुआ है, यह दिल्ली दरबार सेकेंड था। तो सर मन में आ रहा होगा फर्स्ट वाला कौन था, फर्स्ट वाला 1876 में हुआ था लिटन के समय, ठीक है ना। और थर्ड वाला जो है वो अभी आगे आप लोग पढ़ोगे 1911 में होगा, और उसके बारे में पढ़ाऊंगा। वो इसलिए ऐसे लिख दिए कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे कि भैया 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है। तो जब 1903 का दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, तब इस करजन ने, वायसराय ने कहा था कि हम भारत में
ये बंगाल का विभाजन करने की सोच रहे हैं प्रशासन की सुविधा के लिए, और भी बहुत सारी क्वालिटीज गिनाया था जो कि सब झूठ था। अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को प्लान किया था। ये 1903 की बात जो इसने दिल्ली दरबार में कही थी, उस बात का इसने दोबारा दोहराया 9 जुलाई 1905 को कि शिमला में बैठक में, कि हम विभाजन की घोषणा कर रहे हैं। 9 जुलाई 1905 को इसने शिमला में विभाजन की घोषणा की। और जो विभाजन था, पार्टीशन था, वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। और यही वजह है कि जो बंगाल के लोग थे उन्होंने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया, सॉरो डे के रूप में मनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नेतृत्व में। बंगाल मेनली दो भाग में बटा। एक आपके पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा, ये जो मैप में आपको दिख रहा है, मतलब ये ऐसे बटा। एक भाग की राजधानी ढाका रखी गई, हाँ कलर नहीं दिख रहा होगा। एक भाग की राजधानी ढाका रखी गई और इधर वाले भाग की राजधानी कलकत्ता रखी गई। जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उसकी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास थी, ठीक है ना। 8 करोड़ की जनसंख्या को पूर्वी बंगाल और असम और रेस्ट को वेस्ट बंगाल में बांटा गया। और इनका जो वो था, क्या कहते हैं, राजधानी बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता और पूर्वी बंगाल प्लस असम की ढाका रख दी गई। इस बंगाल विभाजन से पूरे आपके क्या कहते हैं जो बंगाल था उसमें शोक की लहर दौड़ गई। तो बंगाल के लोगों ने यही जो विभाजन का दिन था, ये जो विभाजन का दिन था मेरे भाई, उसको किस रूप में मनाया? शोक दिवस के रूप में मनाया। विभाजन को इन्होंने शोक दिवस के रूप में मनाया, सॉरो डे के रूप में मनाया। और इन बंगाल, यहाँ पे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अरविंदो घोष, उन्होंने कहा कि ये जो विभाजन है हम बंगाली लोगों के ऊपर वज्र की तरह गिरा है, वज्र की तरह। तो यहाँ के उस समय लोकल कमान संभाल लिया वहां के महान नेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इन्होंने गंगा नहाने 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगालियों का आह्वान किया कि सब लोग सुबह गंगा नहाने चलो। और गंगा नहाते शुद्धिकरण जाते समय इन्होंने एक गीत गाया, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ये आमार सोनार बांग्ला आगे चल के वेस्ट आपके बांग्लादेश जब 1972 में बना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया, तो उसके बाद राष्ट्रीय गीत बना। यही नहीं, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन त्योहार भी मनाया। अब ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार वाला त्योहार नहीं था, इसमें ऐसा था कि ऐसा पतला सा धागा टाइप का हिंदू मुसलमान के कलाई पे और मुसलमान हिंदू के कलाई पे बांधेगा, किसके लिए? कि भैया हम वो करेंगे रक्षाबंधन, कि हम तो एक हैं, तुम्हारे बांटने से थोड़ी बढ़ जा रहे हैं। और इसी आंदोलन, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले उस समय 1905 में बनारस में अधिवेशन के अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने कहा कि हम इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार मूवमेंट या बायकॉट मूवमेंट चलाएंगे। कौन सा आंदोलन चला? इसी को आप स्वदेशी कहते हो, इसी को आप बहिष्कार भी कहते हो, जिसको इंग्लिश में आप बायकॉट भी कहते हो, ठीक है ना, बायकॉट मूवमेंट भी कहते हो, या फिर इसी को आप क्या कहते हो, हाँ स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट आंदोलन, ये सब चला आपके 1905 में। ये या करके लिखना, ठीक है ना, ये 1905 में। और इस आंदोलन में, बहिष्कार या बायकॉट मूवमेंट में या स्वदेशी आंदोलन में, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन लोगों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों के दिमाग पे प्रेशर डलने लगा। अब वो सोचते थे कि यार हम ऐसा क्या करें कि ये जो हम देश को बांटने की कोशिश किए थे और यहाँ तो सब यूनिटी दिखाने लगे, रक्षाबंधन त्योहार मनाने लगे, राखी भी बोलते हैं ना उसको, रक्षाबंधन त्योहार भी मनाने लगे और आमार सोनार बांग्ला जैसा गीत देने लगे। चारों दिशाओं में इस विभाजन का विरोध हुआ। ऐसे समय में इनको एक बात समझ में आती है कि अगर, जो बात ये बहुत पहले समझे कि अगर भारत के ऊपर शासन करना है तो भारत को बांटना नहीं है, भारत को लड़ाना पड़ेगा।
बोले कैसे लड़ेगा भारत? इन्होंने ट्राई मारा, पहला ट्राई इन्होंने मारा 1906 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने मुस्लिम नेता थे उनको इन्होंने उन मुसलमान नेताओं को यह समझाया कि देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह करके तुम्हारा भला नहीं है। ये अंग्रेज समझाए मुसलमान भाइयों को और बोले कि वो तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम उसमें क्यों घुसे हुए हो? चलो हम तुम्हारी अलग पार्टी बनवा दें और तुम्हें अलग सेपरेट चुनाव, सेपरेट इलेक्टोरल सीट सब कुछ दे देते हैं। कुछ मुसलमान इनके बात में आ गए, जिनमें कि नंबर 1 पे थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जी, आगा खान जी। ये लोग मिलकर के 1906 ईस्वी में स्थापित क्या कर लिए? बहुत अच्छा, ये लोग 1906 ईस्वी में क्या बना लिए भैया? मुस्लिम लीग बना लिए। अब जिसके प्रमुख नेता ये थे और इसके पहले अध्यक्ष वकारुल मुल्क बने। अब देखो, एक तरफ 1905 में बंगाल टूट गया, एक तरफ 1906 में हिंदू मुसलमान टूट गया, मतलब भारत टूट गया। और अंग्रेज बड़े निश्चिंत थे कि वाह गुरु मजा आ गया। और ये जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, ये जो था मेरे भाई, इसको शांति से चलाया जाए कि हिंसक तरीके से चलाया जाए, इस मुद्दे को लेकर 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कौन टूट गया? सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस टूट गई। ठीक है ना, यही मुद्दा था, कांग्रेस टूट गई रास बिहारी घोष वाले अधिवेशन में। अंग्रेजों का पूरा मजा था कि बंगाल टूटा, हिंदू मुसलमान टूटा, कांग्रेस टूटी, हमारा दुश्मन अब बचा ही कौन देश में। लेकिन ऐसे ही समय एक घटना घटती है, अब अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। घटती क्या है? एक अंग्रेज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, ये जज था कलकत्ता में। किंग्सफोर्ड ये इस बात के लिए फेमस था कि ये सिर्फ सीधे भारतीय नवयुवकों को फांसी देता था। कोई मुकदमा आ जाए इसके पास, मर्डर का इधर उधर का, बस फांसी दे दो, क्योंकि ये सबको क्रांतिकारी मानता था। इस किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के दो युवा क्रांतिकारी, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है ना, प्रफुल्ल चाकी जी, और दूसरे आपके कौन? खुदीराम बोस जी, दूसरे खुदीराम बोस जी। ये दोनों लोग प्लान किए कि भैया गोली मारेंगे इसको चाहे जो हो जाए, ये हमारे क्रांतिकारियों को बड़ा फांसी दिया है। तो जब ये कलकत्ता से मुजफ्फरपुर ट्रांसफर होके आया, ये घटना चल रही थी 1908 ईस्वी में, ट्रांसफर होके आया, तो ये अपने घर से, पटना वाले घर से अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, ठीक है ना, ऑफिस के लिए। ये लोग ताक लगाए बैठे थे कि जब ये अपनी कार से गुजरेगा तो इसकी कार के ऊपर क्या फेंक देंगे? बम फेंक देंगे। लेकिन उस दिन किंग्सफोर्ड के घर पे एक मेहमान आया हुआ था जिसका नाम था कैनेडी। कैनेडी भारतीयों का शुभचिंतक था, अपने परिवार सहित इसके बुलावे पे, किंग्सफोर्ड के बुलावे पे ब्रेकफास्ट करने आया था। तो किंग्सफोर्ड ने कहा गाड़ी में बैठ के तुम चले जाओ, पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़वा देता हूं, फिर कार आएगी तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो कार में बैठ गया कैनेडी का परिवार और ये लोग यहाँ बम लिए खड़े। जैसे ही घर से कार निकली, मात्र 100-200 मीटर आगे बढ़ी, इन लोगों ने कार के ऊपर क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। बम फेंका तो ये परिवार मर गया। लेकिन चूंकि 100-200 मीटर के रेंज में ये घटना घटी, तो यहाँ पे खड़ी जो ब्रिटिश पुलिस थी, ठीक है ना, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उसने इन दोनों लोगों को पकड़ना चाहा। प्रफुल्ल चाकी कहे कि मैं अंग्रेजों के हाथ तो नहीं आऊंगा। इन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार दी और देश के लिए शहीद कर लिया। गोली मार ली स्वयं को, ठीक है ना, गोली मार ली स्वयं को। और खुदीराम बोस ने गिरफ्तारी, इनको अंग्रेज पकड़ लिया, इनका हाथ वाथ। ये वो व्यक्ति थे, ये 1908 में घटना घटी और ये देश के लिए फांसी चढ़ने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस जी। अभी अंग्रेज 1908 में इस घटना को सोच ही रहे थे कि 1908 में एक और घटना घट गई, अलीपुर बम षड्यंत्र केस। अलीपुर आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बम इंसिडेंट क्या था सर? बम कॉन्स्पिरेसी या फिर षड्यंत्र केस, ये क्या था? अलीपुर में एक जगह था, ये भी 1908 में, वल्लल्ला, मानिक टोला। मानिक टोला में अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष, ये लोग क्या कर रहे थे? बम बना रहे थे। अंग्रेजों को सूचना मिली कि यहाँ पे बम बनाने का कारखाना है। अंग्रेजों ने यहाँ छापा मारा। उस छापा में
अरविंदो घोष लोग पकड़े गए। हालांकि आगे मदन मोहन मालवीय और सीआर दास ने इनका मुकदमा लड़के अरविंदो घोष को जेल से बाहर निकलवाया। सबूत ज्यादा न मिलने की वजह से अरविंदो घोष क्या हुए, बरी कर दिए गए। और यही अरविंदो घोष फिर उस मुकदमे से बरी होने के बाद कहां चले गए, पौंडीचेरी चले गए। और पौंडीचेरी जाने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना समय दिया और वहां पे एक आश्रम बसा दिया, ओरीविले आश्रम। मतलब फिर ये क्रांतिकारी घटनाओं से दूर हो गए। लेकिन अंग्रेज 1908 और 1909 में 1908 में दोनों घटना है, सतर्क हो गए। अब अंग्रेजों का दिमाग घूमा और उन्होंने कहा अब कुछ भी हो, अब हम अंग्रेजों भारतीयों को सबक सिखाएंगे। कैसे सबक सिखा दोगे? तो इन्होंने एक अंग्रेज को बुलाया। उस अंग्रेज का नाम था जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल। अरुंडेल के अंदर में 7 लोगों का एक टीम दिया गया, तो एक समिति बन गई। जॉर्ज अरुंडेल को यह काम दिया गया कि ये पता करो कि अगर भारतीयों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि अंग्रेज उन पे हावी रहें। अरुंडेल ने अपनी बहुत जल्दी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उसने किसको दी? उस समय का भारत का सचिव था मॉर्ले। ये मॉर्ले जो था ये भारत सचिव था, इंग्लैंड की तरफ से आया था। भारत सचिव की इंग्लिश होती है सेक्रेटरी, ठीक है ना, भारत सचिव। और उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था मिंटो। तो उसने अपनी वायसराय, ठीक है ना, ये इसने बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दी और मॉर्ले मिंटो कहा कि सुनो अंग्रेजों, मैं भी एक अंग्रेज हूं, अगर भारत पे शासन करना है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो। ये कहा कि ये आज के लिए नहीं, आने वाले 500 साल तक अगर तुम्हें भारत पे शासन करना है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, जम के दंगे करवाओ, जम के नफरत की बातें फैलाओ, देख लेना तुम अंग्रेज शासन करते रहोगे। जब ये रिपोर्ट मिंटो ने पढ़ा तो मिंटो ने कहा मुसलमान कम नहीं है, अगर आज इनका हम ब्रिटिशर्स इनका साथ देंगे, कल को ये नाग बन के हम ही को डसेंगे। ये मिंटो का रिपोर्ट में कहा गया लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। मिंटो ने एग्जैक्ट ये कहा था लगभग कि हम नाग के दांत पोने जा रहे हैं, उनको दूध पिलाने जा रहे हैं और ये मुसलमान रूपी नाग एक दिन ब्रिटिशर्स को डसेगा। तो मार्ले का शांत रहिए यार, अभी भारत से सत्ता चली जाएगी, आप 200 साल बाद के देख नहीं रहे कि अरुंडेल कह रहा है कि 500 साल बाद भी लड़ाओगे हिंदू मुसलमान को तो मजा ही आएगा। और देखो अरुणडेल की ये 1909 की रिपोर्ट आज तक सही साबित नहीं है। न्यूज चैनल पे 2 लोग आ जाएंगे, एक लोग टीका लगा के, एक लोग अल्लाह अल्लाह करते हुए, वो बताएंगे कि कुरान में क्या लिखा है, एक लोग बताएंगे गीता में क्या लिखा है। और आप लोग न्यूज चैनल पे ओ यही हमारा नेता, इसी को वोट मारना है, दूसरा कहेगा हमको वोट मार दो। वो दोनों एसी के रूम में बैठ के फॉर्च्यूनर कार में टहलेंगे, जिस चुनाव के स्टूडियो में जाके बात कर रहे वहां भी एसी लगा होगा। तुम ऐसे गर्मी के दिन में पसीना पोंछ पोंछ के बेल का रस पी पी के, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदू सनातन खतरे में है, रहो खतरे में। ये तो 500 साल पहले बता दिया था कि इन दोनों को, सनातनी को खतरे में बता दो और मुसलमान को बता दो भैया अल्लाह ताला खतरे में है। अरे अल्लाह को खतरा होगा यार, भगवान को खतरा होगा, किसी धर्म को खतरा हो सकता है इंसान से? गजब बात करो, समझाने वाली बात होती है। फिर उसी में चाटो चढ़ जाएंगे, 72 हूरे देखेंगे, मरेंगे तो क्या हुआ, उसी में चाटो। अभी हिंदू जग गया है, जग गया तो जग गया, एक दूसरे को चाकू मार लो तो फॉर्च्यूनर में बैठ के, बीएमडब्ल्यू में बैठ के, एसी कार में बोलेंगे अखलाक की हत्या हो गई, मुझे ठीक नहीं लगा। एक लोग बोले अरे वो धीरेन्द्र त्रिपाठी मारे गए, हमको ठीक नहीं लगा। तो ले धीरेन्द्र त्रिपाठी अखलाक में फंसे रहो, चुपचाप एसएससी फैसएससी निकाल करके बढ़िया पोस्ट पे जा करके नौकरी करो, माँ बाप को सम्मान दिलाओ। मुसलमान धर्म न इतना छोटा है, ना हिंदू धर्म इतना छोटा है, किसी के छांटने से छट जाएगा। हिंदू इतने छोटे होते तो हजारों वर्ष से आक्रमणकारी आकर के भारत पे शासन के, हिंदू अब तक समाप्त हो गए होते। मुसलमान अगर इतने ही कम होते तो अरब कंट्रीज में इतना फैले ना होते। कॉमन सेंस नहीं लगाते हो यार, कुछ तो बात होगी धर्म में। तो तुम लोग धर्म का या हम लोग ठेका न लिया जाए, जो चैनल पे बैठ के करते हैं। देख लो रिपोर्ट है यहाँ पे अरुणडेल समिति की, बोला था हिंदू मुसलमान लड़ाओ, जम के वोट लो, जम के विधायक सांसद बने रहो। इस ससुरे वोट है देने के लिए मिडिल क्लास वाले गरीब लोग बने हैं, इनका और कोई काम थोड़ी है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो, ये दोनों क्या किए, जॉर्ज अरुणडेल और ये दोनों मिलके इसी को मॉर्ले मिंट, इसी रिपोर्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम पे, या फिर इंग्लिश में कहें मेरे भाई तो रिफॉर्म के नाम पे, इसको 1909 में लागू किए, 1909 में। और इसके थ्रू, इसीलिए मिंटो उस समय भारत का वायसराय था ना, इसे फादर ऑफ कम्युनलिज्म, मतलब भारत में सांप्रदायिकता का जनक ये भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है भारत में? फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, दैट इज मिंटो, हिंदू मुसलमान करवाने वाला। यही लागू किया ना।
अब फिर इसने मुसलमानों को समझाया, देखो कैसे समझाया, ये देखिए, ये है पूरा भारत, इसके देखो समझाने का तरीका। बोला यहाँ 90 प्लस 10 मुसलमान है, 90 हिंदू है, 100 मान लो भारत की जनसंख्या है। 100 में अगर उसमें हालांकि विधायक का पोस्ट नहीं होता था, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, विधायक का चुनाव हो जाए, एक हिंदू चुनाव लड़ जाए, एक मुसलमान, मुसलमान हाथ पांव भी मार ले तो हार जाएगा, क्योंकि हिंदू वोट 90 है, वो जीत जाएगा। मुसलमान के बात तो एकदम लल्लन टॉप कह रहे हो। कहा सुनो, अब ये 90 और 10 वाले एरिया को बांट देते हैं, इधर सिर्फ मुसलमान चुनाव लड़ेगा, इधर हिंदू लड़े या मुसलमान, चलो यहां से मुसलमान हार भी जाएगा तो यहाँ हिंदू तो जीतेगा, लेकिन इस एरिया से भी तो एक मुसलमान ही जीतेगा, तो अगर एक हिंदू विधायक बनेगा तो एक मुसलमान विधायक बनेगा, हम तो तुम्हें बराबरी का अधिकार दिलवाने जा रहे हैं। क्या यह बराबरी का अधिकार था? नहीं, यह अधिकार था भारत को बांटने का। जब हम ये थे 100 तो हम भारतीय थे, और हम भारतीयों को उल्टा सीधा जाति के नाम पे समझा के 90 और 10 में बांटा गया। अब हम हिंदू थे और अब हम मुसलमान थे। एक्चुअल में हम पहले सिर्फ भारतीय थे। अगर हम सिर्फ भारतीय नहीं थे तो 1857 की क्रांति में अगर 20 जगह से क्रांति हुई होगी, उठा के भारत का इतिहास देख लेना, 16 जगह से मुसलमानों ने लड़ा है। और मैं ये बता दूं कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, ये कुछ लोग मत सोच लेना कि आसू सर आज मुसलमानों का पक्ष क्यों ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं। मुझे हिंदू मुसलमान दोनों किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भारत के सम्मान में रहना है, जो सच है वो बताना है। उठा के तुम इतिहास देख लेना, 1857 की क्रांति में सिर्फ मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया है। अंग्रेज बड़े चालू थे, जानते थे हिंदू बाहुल्य हैं तो मुसलमानों को मारो, तो मारे थे 1857 क्रांति में। और हिंदुओं से कहते तुम लोग चुप रहो ना भाई, तो हिंदू सोचे अच्छा, ऐसा हुआ था उस समय। अब फिर बाद में हिंदुओं को सब मारे और मुसलमानों से कहे तुम्हारे समय हिंदू बोले थे तो तुम काहे बोलने जा रहे हो, तुम चुप रहो। ये सब किए थे अंग्रेज। इसीलिए जब देश पे आक्रमण हो, जब अपनों पे बात आ जाए, जब अपने पे बात आ जाए, एकजुट होकर लड़ा करो। ये इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि एक नंबर पा जाओगे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सीजीएल की नौकरी करके लोन पे कार लेकर के उसका ईएमआई भरते रहोगे, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता इतिहास। समझ रहे हो ना? हमारे मौसा के लड़के हैं सीजीएल में, क्या है, एक्साइज है, लोने पे कार लिए, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, लिए तो लिए, खरीद लिए क्रेटा, 70-70 हजार उनकी तनख्वाह है, 20-30 हजार कट जा रहा है, हो गया। नाम के लिए सरकारी बाबू है। हमसे कहा आंसू यार हमसे बड़े हैं, हमसे कहते हम सीजीएल में हो गए, हमको बधाई हो, 30 हजार ईएमआई भरोगे, अब क्या है, ठीक है करते रहो। सैलरी सरकारी नौकरी में और बढ़नी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। वो खाली सरकारी मास्टर और ये सब खाली संघर्ष रह जाता है यार। एक हमारे रिश्तेदार हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, उनको 40-45 हजार मिलता है, बेचारे उनका खर्चा नहीं पूरा होता है, हर 2 महीना पे उधार, खत्म। इसलिए सैलरी बढ़नी चाहिए। सरकारी नौकरी गलत नहीं है, सैलरी गलत है, थोड़ा और बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो शाम पर बस इस सरकारी नौकरी का एक जबरदस्त फायदा है, 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगा, चाहे 30 तारीख को। बाकी भ्रष्टता को 2-4 टोके छोड़ दो तो क्या सबको घूस मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता और न लेना चाहिए। तो ये हो गया भैया सांप्रदायिकता का जनक पार्लियामेंटो रिफॉर्म, इसने लागू कर दिया 1909 ईस्वी में। 1910 में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। सिर्फ 1910 का अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो एक चीज कि इसी वर्ष गांधी जी ने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, ठीक है। फिर 1910 तक तो ये रहा। अब 1911 भारत का वायसराय बन गया था हार्डिंग। देखो, और उधर 1905 से बंगाल विभाजन का विरोध चल ही रहा था, बंगाल विभाजन का विरोध लगातार चल रहा था, ठीक है ना। तो जब बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब देखो तुम लोग को हम पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम इसमें। अच्छा देखो, ये ओरिजिनल फोटो है, देखो कितनी एज लग रही है इनकी, यही है खुदीराम बोस जी। मैं अपने पीपीटी में जो फोटो लगवाया हूं ना, ये भारत सरकार के सरकारी संग्रहालय की निकाली हुई फोटो है। ये ओरिजिनल फोटो है खुदीराम बोस जी की। सोचो 16 साल 17 साल के लड़के थे, इनको फांसी चढ़ने जा रहा था। ये था देशभक्ति। इधर 17 साल में वीडियो कॉल पे बैठे हैं ससुर लोग, 16 साल में पोर्से कार लेके लड़का लड़की उड़ा दे रहे हैं, इधर देश के लिए शहीद हुए थे। ये अंतर है थोड़ा सा।
मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग को शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक मिनट के लिए आपके कमेंट भी ओपन और मैं बता दे रहा हूं। जितना लड़का लड़की वीडियो कॉल कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं, रोज भगवान से जाके मंदिर जाया करो, तो एक लोटा जल चढ़ा दिया करो, अल्लाह से प्रार्थना कि ये सब उतना ही वीडियो कॉल करें, उतना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेले, क्योंकि इनका सिलेक्शन लगभग नहीं होना है। लल्ला हो सकता है कुछ लोग के हो भी, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर हो, नहीं होगा सिलेक्शन ना, तभी तो तुम्हारा होगा। समझो मेरी बात को, ये कड़वा है लेकिन सच है, वो अपने खुद दिल पे हाथ। अरे तुम रात में इसे वीडियो कॉल पे रहोगे हैं, और दिन भर ऐसे चापे फोन पे बतियाते रहोगे, सिलेक्शन ले लोगे? तो हे शंकर जी ऐसे जाके मनाया करो, हे अल्लाह हे शंकर जी, और प्रेम बढ़े और सिलेक्शन से ही सब दूर हो जाए, हमारा सीट कंफर्म हो जाए। मैं कसम बता रहा हूं, ठीक है ना, कट ऑफ कम हो जाएगा लल्ला, कट ऑफ कम हो जाएगा। तो प्रेम को बढ़ावा दीजिए, कट ऑफ को लो कीजिए, ये आपका नारा होना चाहिए। फोन नंबर बांट दीजिए, एकदम फैला दीजिए फोन नंबर, हिलो 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 हिलो, अपने ऊपर कंट्रोल रख लीजिए, ठीक है ना। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब हमको एक लोग कह रहे हैं सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सपोर्टिव होना चाहिए। अरे कितना घंटे सपोर्टिव रहते हैं सब पता है, बिना सपोर्ट के पढ़े नहीं पाएंगे। माँ बाप का सपोर्ट काफी नहीं है, गर्लफ्रेंड का सपोर्ट जरूरी है। एक लोग लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड सपोर्टिव होनी चाहिए सर, फिर सिलेक्शन हो जाता है। मम्मी पापा कम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तुमको कई लोग का सपोर्ट चाहिए भैया? सपोर्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना, सपोर्टिव होनी चाहिए। पढ़ लो, उसके बाद गर्लफ्रेंड फिर बॉयफ्रेंड। क्या यार, माँ बाप से ज्यादा कोई सपोर्टिव मिल जाएगा? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, स्वदेशी आंदोलन, अब देखो क्या हुआ था। उसके बाद ये मॉर्ले मिंटो सिद्धार्थ, हाई देखो हाई मॉर्ले है, ये मिंटो है, मिंटो मूछ वाला है, मॉर्ले क्लीन से कल गया था सैलून ये। तो इसके बाद क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद भारत में 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था। क्यों होना था सर? ये जो थर्ड दिल्ली दरबार था मेरे भाई, इसको पूरा हिंदी में लिखा जाए, ठीक है ना, थर्ड दिल्ली कॉन्फ्रेंस। तो ये जो तृतीय दिल्ली दरबार था, तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, ये हुआ 1911 में। ये क्यों हो रहा था सर? ये इसलिए हो रहा था मेरे भाई कि इंग्लैंड के राजा थे उस समय, राजा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, इनकी नई नई शादी हुई, तो सोचे चले थोड़ा वाइफ को घुमा लाए, हनीमून मना के आ जाए। ये हनीमून मनाने के लिए अपनी वाइफ विलियम मैरी, सोचो तुम इंग्लैंड जाते हो हनीमून मनाने, भारत के लोग, इंग्लैंड वाले भारत आए थे, वो भी 1911 में, विलियम मैरी, ये दोनों भारत आने वाले थे नया नया शादी करके। भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग, ये भारत का वायसराय था, ठीक है ना, वायसराय उस समय 1911। इसको पता चला कि लोग लंदन से इंडिया आ रहे हैं, और इसको यह भी पता था कि भारत में 1905 से बंगाल विभाजन चल रहा है। तो बंगाल विभाजन की वजह से जब इन लोग का हेलीकॉप्टर दिल्ली के एयरपोर्ट पे आएगा, एयरपोर्ट उस समय था, 1911 की बात है, तो समस्याओं से आ जाएगी बड़ी तरीके की चीज। तो दिल्ली के एयरपोर्ट से दिल्ली के लाल किला आने में ये लोग जिस कार में बैठे रहेंगे, उस कार पे तो लोग नारा वारा लगाएंगे, बहिष्कार करेंगे, तो मेरी नौकरी खतरे में हार्डिंग की। तो हार्डिंग भगे भगे लंदन गया, इनको समझाया कि हुजूर, पंचम बोला हाँ बोलो, बोला हुजूर भारतीय तो आपको भगवान की तरह मान रहे हैं। तो बोला भगवान की तरह मान रहे हैं? बोला हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान जी इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो आएंगे तो बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा। जॉर्ज पंचम बोला लेट्स सी, वेट फॉर टाइम। अब हार्डिंग भाग करके भारत आया, भारत से आके बोला कि क्या तुम्हारा जो बंगाल विभाजन है जो 1905 ईस्वी में हुआ था, आज तक तुम लोग इतने दिन से आंदोलन चलाए हो, रद्द हुआ? भारतीय बोले नहीं। बोला जो मैं कह रहा हूं वो कर दो, तुम्हारा रद्द हो जाएगा। बोले क्या करना है बताओ? उसने बोला देखो, इंग्लैंड से इंग्लैंड के राजा आ रहे हैं, इनको खुश कर दो, नाच के गा के, हीरो जैसा नाच के दिखाऊं कि बंगाल विभाजन रद्द करवा के जाऊं, ऐसा कुछ कर दो, अब देख लेना रद्द हो जाएगा। भारतीय बोले सही बात है यार, 1905 से टे टे पे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे, हो नहीं रहा, इनका स्वागत है कर लो। फिर वो दिन भी आया 1911 जब जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी की कार दिल्ली के सड़कों पर चलने लगी। दिल्ली की सड़कों पर इनकी कार लाल किला तक आवे, लाल किला पे इनको भाषण देना था, रेड फोर्ट पे। लाल एयरपोर्ट से जब इनकी कार चली
तो जब इनकी कार रास्ते में थी तो जगह जगह भारतीय लोग खड़े थे, इनको पूरा चेक करके खड़ा किया जाता था। ठीक है, इनके पीछे ब्रिटिश पुलिस खड़ी रहती थी, इनके हाथ में दिए गए माला फूल, कार के रास्ते में फूल फेंके गए। महिलाएं, जैसे कार को यहाँ घूमना है, यहाँ मान लो टर्न है, तो यहाँ चौराहों पे खड़ी भारतीय महिलाओं ने खड़े होकर के भारतीय महिलाओं ने कार की आरती उतारी। ये लोग कार से उतरते नहीं थे, कार की ऐसे आरती उतारी जाती थी। समझ रहे हो, कार की आरती उतर रही है, कार पे माला फूल फेंका जा रहा है, एकदम रेड कारपेट बिछा हुआ है और ये लोग आ गए लाल किला। जॉर्ज पंचम, विलियम मेरी खुश, दोनों बोले आज से बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, बस बंगाल विभाजन रद्द। इतना खुश थे। और उसी समय ये घोषणा की कि मैं दिल्ली वालों से इतना खुश हूं कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी। इससे पहले 1911 से पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से शिफ्ट होकर के दिल्ली बनेगी राजधानी। ठीक है ना, राजधानी कहां बन जाएगी सर? दिल्ली बन जाएगी। यही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में घोषणा हुआ, 1912 ईस्वी में शिफ्ट हुआ। ठीक है ना, 1912 ईस्वी में शिफ्ट हुआ, 11 में सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था। और इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए वहां गाना गाया गया, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। अब सोचो, इतिहास के टीचर अगर चाहें तो माहौल बिगाड़ दें, चाहें तो माहौल बना दें। अब इसी बात को अगर आपको ऐसे समझाया जाए, बताओ तुम्हारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, वो इसके स्वागत में गाया गया था, तो मन में घृणा आएगी, आज से हम नहीं गाएंगे। और अगर अब तुम सोचो ना, इतिहास के टीचर के ऊपर अगले पीढ़ी के युवा को समझाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब सोच लो कि अगर हम तुमको ये कहें, 1 मिनट के लिए सुनो, कि सोचो इसको सुनाया जा रहा है, जन गण मन अधिनायक जय है, हे जॉर्ज पंचम तुम भारत के जन मतलब लोगों के, गण गण मतलब देवताओं के, भारत के लोगों के मन के, ठीक है ना, मन के अधिनायक हो, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। तो फिर बताओ, जनगण मन के प्रति मन में सम्मान कम हुआ? जबकि ये सच्चाई नहीं थी। वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया हेडिंग के अंतर्गत जो लिखा था, वो अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए लिखा था। इसको गलत गलत ट्रांसलेट करके समझाया गया। वो भारत के सुपर पावर अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए लिखा गया था, न कि इसके लिए लिखा गया था। लेकिन भारतीयों ने दिमाग लगा करके, अब इसको तो हिंदी आती नहीं थी, वही वाला फेमस वाला गाना गा दिया गया कि भारतीय लोगों में जोश जगे उसको सुन करके। इसको क्या समझाया गया सर? देखिए कितना बढ़िया गा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, हे जॉर्ज पंचम तुम भारत की जनता के, गण मतलब देवता के, मन मतलब ये, समझ रहे हो ना? ठीक है ना, तो ये बात, इसको उल्टा सीधा समझाई, ससुर खुश हो गए तो ये हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल समझ रहा, मतलब जनगण मन इसके लिए तो नहीं लिखा गया था, लेकिन इसको बेवकूफ बना के सुना जरूर दिया गया। अब सुन लिया तो सुन गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई, बंगाल विभाजन रद्द हो गया, 1912 में ट्रांसफर हो गया। इस बीच में अब धीरे धीरे, ठीक है ना, इस बीच में अब धीरे धीरे आवाज उठने लगी कि वर्ल्ड वार की। अब 1913 आ चुका था और वर्ल्ड वार की आवाज उठने लगी। 1913 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भारत में लाला हरदयाल, वो अमेरिका चले गए थे। कहां चले गए थे? लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चले गए थे, यूएस गए थे, और वहां जाकर के वो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, गदर प्रिंटिंग प्रेस। उसी गदर प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने वर्ल्ड वार के समय गदर पार्टी में चेंज कर दिया, ताकि भारत में भी जो आवश्यक पैसे की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, वो पूरा करके क्रांति लाई जा सके। और इस गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भखना। ये पूछता है, सोहन सिंह भखना, ये इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, सोहन सिंह भखना गदर पार्टी के, ठीक है ना। तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष हो गए सोहन सिंह भखना, क्लियर है। तो सोहन सिंह भखना अध्यक्ष होने के बाद इस पार्टी के चलाना शुरू किए। इसी गदर पार्टी से संबंधित लोग
जहाज, पानी की जहाज को लेकर के भारत आ रहे थे, जिस पानी की जहाज का नाम था कोमा गातू कोमागाता, ठीक है ना, कोमागाता मारू, कोमागाता मारू, ये पानी की जहाज थी। ये जहाज जो थी एक्चुअली बाबा गुरुदत्त सिंह नाम के एक पंजाबी व्यक्ति ने इसको किराए पे लिया था, ठीक है ना। और हांगकांग में बहुत सारे लोग फंस गए थे, तो उन लोगों को लेकर के ये भारत आना चाह रहे थे, लेकिन उस समय नियम ऐसा था कि आप डायरेक्ट भारत के समुद्री सतह पे नहीं आ सकते। तो ये जहाज गई कनाडा, कनाडा के बैंकाबूर नामक बंदरगाह पे जब गई, तो बैंकाबूर बंदरगाह पे कनाडाई गवर्नमेंट ने भारतीय जहाज को उतरने से मना कर दिया, पानी की जहाज को, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट को फोन कर दिया था, बैंकाबूर गवर्नमेंट को, कि भैया सुनो, तुम इन भारतीयों को मत उतरने देना, ये आतंकवादी जैसे हैं। कनाडा गवर्नमेंट ने कहा ओके, मैं नहीं उतरने दूंगा। तो फिर ये जो कोमागाता मारू जहाज थी, ये वापस भारत आई, मतलब घूमते हुए भारत आई, कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पे। और बजबज बंदरगाह पे अंग्रेज पहले से खड़े मिले, उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह किया, जिसमें बहुत सारे भारतीय घायल हुए। यही घटना, पूरी घटना जो घटी थी, वो इस जहाज पे घटी थी, जिसका नाम था कोमागाता मारू। तो आपसे ये पूछता है कोमागाता मारू क्या है, और एक इसके पीछे और जहाज थी तोसा मारू गाता, ये भी पानी की जहाज का नाम है। इट इज आल्सो अ शिप, ठीक है ना, ये भी क्या है, पानी की जहाज है, पानी की जहाज, ठीक है। ये 1914 में घटना घटी थी। फिर 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का भारत में आगमन होता है, जिसको कि मैं कल से पढ़ाऊंगा। ये वो फेज था जिसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आप न गुरुदत्त सिंह जी को जानते हो, न कोमागाता मारू नाम पहले सुने हो, न बहुत ज्यादा। आपका अटैचमेंट किसके साथ है, भगत सिंह जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी, जिन्ना जी, चंद्रशेखर आजाद जी। जिन्ना जी क्यों बोल दिए, हट, हाँ, जिन्ना से, जो भारत का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, तो खाक जिन्ना, ठीक है ना। बड़े लोगों का नाम लेते लेते इसका भी नाम के आगे जी आ गया, हमें माफ करिएगा इसके लिए। तो ये जिन्ना, उसके बाद भगत सिंह जी, नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर जी, ये लोग जो थे, ठीक है, ये लोग जो थे, इनके बारे में आप जानते हो, तो फिर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है। तो कल हम लोग, अब कल तो नहीं, कल तो सैटरडे है, कल तो नहीं होगी ये क्लास। अब मंडे को हम लोग मिलेंगे, तो 1915 से आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक मुझे बताओ, मंडे का भी शेड्यूल लगा है ना, कि क्लास खत्म हो गई है, लेक्चर खत्म हो गया है? मंडे का भी शेड्यूल लगा है ना? हाँ, मंडे का शेड्यूल, हाँ, तो अभी एक आध दो लेक्चर हम उसमें बढ़वा लेंगे, मंडे ट्यूसडे सब चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज इतने ही पे रोक देते हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है थोड़ा अलग टाइप का था, ठीक है ना। चलो, तो जय हिंद, जय भारत। और वोटिंग है कल, तो जो जो लोग कल वोटिंग करने वाले हो, करिएगा वो, ठीक है, कल करिएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों का ध्यान दीजिएगा, फीडबैक देते हुए जाइएगा, ठीक है।